ओके, सो पीपल येस्टरडे वी वर लुकिंग एट व्हाट इज बेसिकली फिजिक्स, ठीक है। तो ये फिजिक्स बेसिकली है क्या, और फिजिक्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सो फिजिक्स बहुत 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 किससे साथ क्लोजली कनेक्टेड है, नेचर के साथ, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड कि नेचर के जो लॉज होते हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स में। नेचर के जो लॉज होते हैं, दोज आर द लॉज विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स, और इन्हीं लॉज को अंडरस्टैंड करते हुए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी बेसिकली अप्लाई। ओके, सो फिजिक्स में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, सारे जितने भी लॉज हैं नेचर के, जैसे समझो अभी लाइट को लेकर लॉज हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑल दिस, ग्रेविटेशन, ये सारे आपके क्या है, नेचर के फिनोमेना ही तो हैं, ठीक है। सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स येस्टरडे, ठीक है। तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, जितने भी आपके नेचर के लॉज हैं, डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज एंड रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स, ठीक है। तो आपका जो भी इवेंट्स हो रहे हैं नेचर में, आज की तारीख में सारे के सारे एक्सप्लेनेबल नहीं हैं, लेकिन जितने भी हम डीकोड कर पाए हैं और एक्सप्लेन कर पाए हैं, उनको हम जब रिवील करते हैं और अप्लाई करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फिजिक्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फिजिक्स। तो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे नेचर में जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी को जब हम कन्वर्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, देन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी जनरेटेड। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड कंपोनेंट्स हैं वो सभी इसी इलेक्ट्रिसिटी पे तो चल रहे हैं, ठीक है। कल हमने देखा कि भाई समझ लो कोई स्ट्रीम है, इसमें क्या है, there is a water body which is basically a stream that is moving with a certain amount of kinetic energy. Now if we happen to stop it, what will happen, the kinetic energy will get converted into potential energy. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी को जब हमने यहाँ से इसको नीचे फेंका तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ अगेन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिग मैग्नेटिक चंक्स हैं, ठीक है, ये सारे बहुत ज़ोर से क्या होंगे, रोटेट होंगे, ऑल ऑफ देम विल बेसिकली रोटेट। और जब ये रोटेट होंगे तो क्या होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से देखा है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसी में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। आर वी क्लियर, ठीक है। सो डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज एंड रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। इसी को हम बोलेंगे क्या, फिजिक्स। आर वी क्लियर, ठीक है। सो रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज नोन एज फिजिक्स। तो डिफरेंट इवेंट्स एक्सप्लेन बाय लॉ, जैसे समझो यहाँ पे देखो सन है, सन के आजू बाजू कौन घूम रहा है, अर्थ, अर्थ के आजू बाजू कौन घूम रहा है, मून, ठीक है। सो इफ यू सी कॉन्स्टेंटली देयर इज व्हाट, ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन की वजह से ही तो ये हो रहा है ना। आपने 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन पढ़ा था, ये ग्रेविटेशन का ही फिनोमेना तो हो गया। दिस इज बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन। So orbiting of the earth around the sun and the moon around the earth is basically a phenomena of gravitation, ठीक है। और इस फिनोमिना को हमने समझ लिया, ठीक है, कि कोई भी चीज़ के बीच में, दो चीज़ के बीच में अगर हम फोर्स क्रिएट करेंगे तो एक को हम उसमें घुमा सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को कहाँ अप्लाई किया, इन मेकिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। तो पहले हम नेचर के लॉ को समझते हैं फिजिक्स से। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड एंड decode the law of nature by using physics. Once we have decoded, then we do what, we apply. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई। तो सैटेलाइट्स की स्टडी में हम इसको अप्लाई करते हैं, रॉकेट्स के स्टडी में हम इसको अप्लाई करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, इसमें भी हम इसको बेसिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स इन विच वी विल अप्लाई दिस नॉलेज, ओके। What happened? One second, huh? ओके, डिफरेंट इवेंट्स एक्सप्लेन्ड बाय लॉ। तो आपका देखो जैसे ये वाला है, ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ।
both are explained by one simple phenomena which is what basically gravitation. तो आपका ये दोनों फिनोमेना किससे एक्सप्लेन होता है? ग्रेविटेशन से, ठीक है, ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन होता है, ठीक है. सो ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ, और इसी ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करते हुए हम क्या बनाते हैं? सैटेलाइट्स बनाते हैं, ठीक है. वी बेसिकली मेक रॉकेट लॉन्चर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस चीज को हम इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डैम से पानी को गिराया, हमको मालूम है वो नीचे ही आएगा और बहुत ज़्यादा फोर्स से आएगा, और इसी को हम एनर्जी में इस्तेमाल कर लेंगे इन रोटेटिंग मैग्नेटिक टर्बाइंस. मैग्नेटिक टर्बाइंस को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? उनसे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. अगर उनसे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. दिस विल बी बेसिकली सप्लाइड टू आवर हाउसेस, ठीक है. सो देयर आर सो मेनी लॉज दैट वी हैव इन फिजिक्स विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो आपका फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज बेसिकली व्हाट? टाइड्स इन अ सी, ठीक है. जो समुंदर में जो टाइड्स आते हैं वो किस लिए आते हैं? तो आपका जैसे समझ लो ये मून है, ये अर्थ है. मून जब अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है तो ये टाइड्स होते हैं, क्योंकि मून का एक ग्रेविटेशनल पुल किस पे आता है? वाटर पे. और ये हाई टाइड और लो टाइड इसी का रिजल्ट है, ठीक है. तो समुंदर में हाई टाइड और लो टाइड पूरे दिन में आता ही रहता है. द रीजन वाई इट हैपेंस इज बिकॉज मून हैज कम वेरी क्लोज टू द अर्थ, because of which the gravitational pull exerted by the moon is felt by earth. तो ऑब्वियसली अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? सिर्फ वेव्स ही ऊपर नीचे होंगे, ठीक है. सो दीज आर सर्टन फिनोमिनाज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स. इफ वी नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मालूम है, ठीक है, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो व्हाट आर दीज? बेसिकली बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है. इफ वी नो एंड अंडरस्टैंड देम वी कैन अप्लाई देम and we can make things out of them, ठीक है. So what is understanding the nature? According to the great physicist R.P. Feynman, suppose we do not know the rules of chess. जैसे कल हमने देखा कि आपको शायद चेस का गेम मालूम नहीं है, ठीक है. आप क्या कर रहे हैं? दो लोग चेस खेल रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं. पहला गेम आपने देखा, दूसरा गेम आपने देखा, तीसरा गेम आपने देखा, चौथे गेम तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मोहरा क्या मूव कर रहा है, ठीक है. व्हाट इज बेसिकली कौन से मोहरे की क्या चाल है, ठीक है, कैसे वो काटता है, कैसे वो चलता है. बाय द टाइम यू आर viewing the 20th गेम बिटवीन these two people, even without knowing the rules of the game, you will get to know कि भाई साहब बेसिक क्या है. ऑलमोस्ट आप एक अनप्रोफेशनल या आप बोल सकते हैं एक लेमैन चेस प्लेयर तैयार हो गए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है, ठीक है. सो सपोज तो रिचर्ड फेमन इज बेसिकली अ फेमस फिजिसिस्ट एज वेल एज अ टीचर, ठीक है. वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस बट वी आर अलाउड टू वॉच द मूव्स ऑफ द प्लेयर्स. इफ वी वॉच द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मे मेक आउट सम ऑफ द रूल्स. कुछ ना कुछ तो रूल्स पता ही हो जाएगा. जैसे अमेरिका में कोई रहता हुआ इंसान शायद क्रिकेट ना जानता हो, लेकिन अगर वो IPL देख रहा है या कंटिन्यूस क्रिकेट देख रहा है, बाय द टाइम ही वॉचेस द 8th और द 10th मैच, मे बी ही विल बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट क्रिकेट इज विदाउट इवन प्लेइंग द गेम. जस्ट बाई वॉचिंग ही विल गेट टू नो अबाउट द बेसिक रूल्स. तो इसी तरह से नेचर भी है. हम नेचर को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और नेचर के ऑब्जॉर्व करने के बाद हम वो बेसिक रूल्स निकाल कर लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बैट्समैन है, लेट्स से विराट कोहली, ही डजंट नो फिजिक्स. लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अगर आप उससे पूछोगे शायद वो नहीं जान पाएगा या नहीं जानता होगा, ठीक है. बट ही नोज कि अगर कोई बॉलिंग आ रही है तो कितने फोर्स से उसको बल्ला घुमाना है ताकि वो 6 जाए, ठीक है. दैट इज समथिंग दैट ही कैन अंडरस्टैंड. उसके माइंड में ये एक्सपीरियंस से ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है. किसी भी बैडमिंटन प्लेयर को मालूम है कि कितने फोर्स से वो मारेगा तो कितने प्रोजेक्टाइल से वो जाएगा. वो पेन और पेपर में कैलकुलेशन नहीं कर रहा है जो आप कर रहे होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि कितने फोर्स से हमको खेलना है या कितने फोर्स से इस चीज़ को धक्का मारना है ताकि ये हो. तो इसी तरह से आप जितना नेचर को अब्जॉर्ब करते जाएंगे, ठीक है, उतना. जैसे समझो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको मालूम नहीं हीट क्या होता है, उसने जाकर किसी लैंप पे हाथ रख दिया, अभी उसका हाथ जल गया, रोएगा. दूसरी बार वो हाथ रखेगा उस पर नहीं.
नाउ ही हैज़ गेन सम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ही डजंट नो हाउ हीट इज मेजर्ड, हीट की क्या कैपेसिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, बट ही नोज द मोमेंट ही टचेज इट हिज हैंड विल गेट बर्न्ड, ठीक है। सो इसी तरह से हमको धीरे धीरे हम जितना नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, हमारे लॉज जो हैं वो डिकोड होते जाएंगे, और फाइनली व्हेन वी पुट इट ऑन पेन एंड पेपर इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है, फिजिक्स में। So suppose we do not know the rules of chess, but if we allow to see the match quite a number of times, then we will get to know at least some of the basic moves that are made without somebody actually taking the pain to explain it to us. ठीक है, clear है? Okay. So with the knowledge of these rules, we may be able to understand why a player played a particular move. So धीरे धीरे हमारे concepts clear होते जाते हैं. What is understanding the nature? Even if we do not know the rules of chess, it is not so simple understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. One may guess at a wrong rule by partially watching the game. हम partially इसको watch कर रहे हैं गेम को, और हमको basically हो सकता है हम wrong moves कर लें, ठीक है, हो सकता है wrong moves कर लें. Okay, what is understanding the nature? The experienced player may make use of a rule for the first time, and the observer of the game may get surprised because of the new move. Some of the rules guessed at may prove to be wrong and the observer will fail new rules. तो अभी होता क्या है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसको चेस के बारे में सब कुछ मालूम है, उसने कोई मूव देखा और ये कोई नया मूव था, तो जो देख रहा है जिसको रूल्स के बारे में मालूम नहीं है, वो भी सोचते बैठेगा इसने क्या किया, शायद यही रूल है, ठीक है, तो अभी वो फ्रेम करने लगेगा, ठीक है। दैट्स हाउ पीपल विल स्टार्ट गेसिंग। तो इसीलिए क्या है, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना आप गेस वर्क में करते रहेंगे, ठीक है, यू विल बेसिकली डू अ गेस वर्क, ठीक है। आपका नॉलेज होना, परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अंटिल अनलेस अ चेस प्लेयर बेसिकली अंडरस्टैंड्स द गेम जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, ही माइट नो सर्टन अमाउंट ऑफ द गेम बट नॉट द एंटायर गेम, ठीक है। सो फिजिक्स गोज द सेम वे, द नेचर अराउंड अस इज लाइक अ बिग चेस गेम प्लेड बाय नेचर। तो नेचर में बहुत सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं, रेनबो जैसे एक फिनोमिना है, व्हाई डज इट हैपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। एक प्रिज्म में जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से रेनबो क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे जैसे समझो आपका मोशन, एयर में मोशन कैसे होता है, और मे बी आइस कैसे होती है, लाइटनिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, हाउ आर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और हाउ आर देयर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना भी आपको फिनोमिनास देखने को मिल रहा है वो नेचर से हो रहा है, और नेचर के इन फिनोमिनास को, द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑन द चेस गेम। वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ नेचर एंड गेस एट द बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द इवेंट्स टेक्स प्लेस। तो ये आपके बहुत बेसिक रूल्स हैं, और इन्हीं बेसिक रूल्स पे आपके इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो धीरे 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 ऑब्जॉर्व करते करते आपके कॉन्सेप्ट पे सॉलिड बेस बनता है, और उसी कॉन्सेप्ट पे आपका बनता है पूरा थियरी, ठीक है। सो आप फिजिक्स पे एंटर करते हैं। ओके, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर? नो वन हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यही जो बोलेगा वही। हाँ, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हमने मान ही लिया है, जैसे न्यूटन। हम बोलेंगे न्यूटन इज द बाप ऑफ फिजिक्स, है ना, बिकॉज ज़्यादा करके जितने भी आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, हर एक में कुछ ना कुछ न्यूटन का लॉ है, ठीक है। बट हैज़ ही बीन ऑलवेज करेक्ट? नहीं। आप जैसे देखेंगे लाइट के स्टडी में न्यूटन ने एक थियरी दी थी जिसको हम कॉर्पस्क्यूलर थियरी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस्क्यूलर थियरी। और ये थियरी आज की तारीख में नहीं चलती, इट हैज़ बीन डिस्कार्डेड। Not everything proposed by Newton, although he has a very strong grip on physics, ठीक है, but not everything proposed by Newton will be accepted, ठीक है। So no one has been given the authority to frame the rules of physics. If you are following the entire scientific pattern और rationally और logically किसी चीज़ को आप prove कर रहे हैं, then even being a layman you can be made to you are authorized to make the rules, ठीक है। We only discover the rules that are operating in nature. हम जो देखो, डिस्कवरी एक चीज़ होती है और इन्वेंशन एक चीज़ होता है, ठीक है। डिस्कवरी मतलब उस चीज़ को आप खोज निकालते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। इन्वेंशन मतलब आपने अपने से कुछ बनाया, ठीक है। जैसे अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन और बेसिकली सैटेलाइट मूविंग अराउंड द प्लैनेट, बोथ आर वॉट दे आर ऑपरेटिंग इन नेचर, दीज आर डिस्कवरीज। इन्वेंशन मतलब आप खुद का अपना कोई मशीन बनाएं, ठीक है। ओके, आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टीन और फेनमैन आर ग्रेट फिजिसिस्ट बिकॉज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल एट दैट टाइम दे कुड गेस एंड फ्रेम द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी,
ठीक है, और इसके वजह से इन्होंने फिजिक्स के लॉज बनाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखोगे आपके जीवन में भी एक बहुत हनीमून पीरियड था जिसको हम कोरोना बोलते हैं, है ना। उस टाइम पे भाई साहब स्कूल बंद, सारे चीज़ें आपकी ऑनलाइन मीडियम में चल रही हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम भी मस्त में पास हो रहे हैं, है ना, सब सारे स्टूडेंट्स के लिए मज़े के दिन थे वो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ये कोरोना का ऐसा दौर जब आया, क्यों आया था? बिकॉज देयर वॉज एन एपिडेमिक and it was a health risk to get out of your home and especially assemble in public places like schools and colleges. So all schools and colleges were approximately closed for what, 1.5 to 2 years, ठीक है। फिर से वो आया, ठीक है, फिर से वो गया। तो ये 1.5 या 2 years में हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन 2 सालों में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो गया, बिना पढ़े ही एग्ज़ाम पास हो जाना, सबको मालूम ही है, ठीक है। तो आप देखो आप कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, एक स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू अ लिटिल इन न्यूटन्स टाइम। न्यूटन के टाइम पे भी कोरोना तो नहीं हुआ था, लेकिन एक एपिडेमिक हुआ था जिसके वजह से 2 साल तक कॉलेजेस बंद थे एंड ही मेड यूज़ ऑफ दिस टाइम। उनके जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं, उन्होंने जितने भी आपके लॉज फॉर्मुलेट किए हैं, वो अपने लैब में बैठकर इन 2 सालों में किए हैं। तो मतलब अगर उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं हुआ था तो आपके साइंस में 5-6 चैप्टर माइनस हो गए होते, है ना, वो नहीं होते थे, ठीक है। सो उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ जिसके वजह से न्यूटन के आज की तारीख में जितने भी लॉज हैं उस टाइम पे उन्होंने फ्रेम किए। सो दैट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ टाइम। just because he is not going to college, he has not given up on academics. His natural instinct is absorbing and decoding things. वो absorb करते हैं और decode कर रहे हैं चीज़ों को, और इन्होंने इतने सारे लॉज जो फ्रेम किए हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्कवरी हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, उन 2 सालों में उन्होंने किया, ठीक है। तो दिस ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन और फेमन आर ग्रेट फिजिसिस्ट बिकॉज फ्रॉम द रिचर्ड फेमन के, अभी देखो इनका तो भाई साहब कोई लाइव इंटरेक्शन हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर आप YouTube में जाएंगे तो रिचर्ड फेमन के बहुत सारे लाइव इंटरेक्शंस आपको मिल जाएंगे। रिचर्ड फेमन इज़ वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट एंड ही यूज्ड टू टीच फिजिक्स एज वेल। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को समझने के लिए भी, जैसे स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको डील करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन थिंग दैट ही हैज़ सेड कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड ब्रेक इट इन पीसेस, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो ABCD में, और A पार्ट को ही किसी को पकड़ लो और एक्सप्लेन करो उसको, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट टू हिम। इफ दैट पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड देन यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट। इसी तरह से B में जाओ, इसी तरह से C में जाओ। दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन्स कि आप कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे अपने आप को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो रिचर्ड फेमन इज बेसिकली वन फिजिसिस्ट, ठीक है। इनके बहुत सारे YouTube में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इन लोगों के तो भाई साहब है नहीं, आइंस्टाइन का कोई लेक्चर तो अवेलेबल नहीं है, बट रिचर्ड फेमन के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड वॉच इट। So these are some great physicists and their contributions have played a very significant role in understanding or making us understand how physics happens. ठीक है, clear? But there can be a new phenomena any day, and if the rules discovered, the great scientists are not able to explain this phenomena, no one will hesitate to change these rules. अभी देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने है वहाँ पे नहीं होगा शायद, आज नहीं है ना, ओके। जैसे समझो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने डाल्टन की थियरी पढ़ी, ठीक है। डाल्टन क्या बोलता है भाई साहब, सब गोला गोला जो भी है गोला सा है, वो एक एटम हो गया भाई साहब, उसका ना तो कोई चार्ज ना तो कुछ। तो ये थियरी 100 साल तक चली, बहुत सालों तक ये सारी थियरी चली। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला, नहीं भाई साहब इसमें चार्जेस हैं, ठीक है। सो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। थॉमसन का मॉडल आया, तो आप देखोगे पहले आया आपका डाल्टन का मॉडल, उसके बाद आया आपका थॉमसन का मॉडल, उसके बाद आया आपका रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद आया आपका बोर का मॉडल, ठीक है। उसके बाद मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तमाम चीज़ों से हम आज नतीजे पे पहुँचे हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन क्या यही लास्ट होगा? शायद नहीं, शायद ये भी कल कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो देखो, हम उसी चीज़ को मानेंगे जिसको साइंटिस्ट लोगों ने रैशनली प्रूव किया है, रैशनली प्रूव किया। तो आज तक देखो प्रूविंग एंड डिसअप्रूविंग चलती रहेगी। आज तक हम ये मानते हैं, लेकिन हो सकता है कल को कोई साइंटिस्ट इसको डिसअप्रूव करवा दे, तो हम दूसरी चीज़ को मानेंगे अगर रैशनली वो जस्टिफाई होता है तो, ठीक है। सो टाइम एंड अगेन देयर हैव बीन रूल्स, देयर हैव बीन थियरीज प्रपोज्ड एंड दीज थियरीज हैव अगेन बीन डिस्कार्डेड। हमारा ये चलता ही रहेगा साइंस में, ठीक है।
सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई साहब यही रूल है और ये फंडामेंटल रूल है। हाँ, आज की तारीख में ये हो सकता है फंडामेंटल रूल हो, लेकिन हो सकता है कल की तारीख में ये एप्लीकेबल ना हो। आर वी क्लियर? ठीक है। तो चेंजिंग द रूल्स, साइंस फिजिक्स इज वेरी डायनामिक, बहुत डायनामिक है बेसिकली। इफ द एग्जिस्टिंग थियरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस देन इट कॉजेज अ चेंज इन साइंस। ठीक है। सो अगर एग्जिस्टिंग थियरी आपका जो है वो अनेबल है, ठीक है, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हम देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में, देन इट कॉजेज अ चेंज इन साइंस। तो हमने जैसे देखा भाई साहब, पहले एटम को एक्सप्लेन करने के लिए आई डाल्टन की थियरी। डाल्टन की थियरी क्या बोलती है? एटम भाई साहब एक गोला है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आया थॉमसन क्या बोल रहे हैं? उन्होंने एक पुडिंग मॉडल दिया। सो उनके हिसाब से भाई साहब ये आपके चार्जेस का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे हैं और नेगेटिव चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एज इन वाटरमेलन सीड्स। ठीक है, ठीक है। फिर आया आपका क्या? रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई साहब ये एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इसके आजू बाजू घूम रहे हैं। ठीक है। फिर आया बोर का मॉडल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। जैसे जैसे हमने कुछ डिस्कवरीज की तो ये रूल्स चेंज होते गए एंड फाइनली वी एक्सेप्टेड द वन विच वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है। आज जो हमने एक्सेप्ट किया है, जाना है या समझा है, ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम सही हो सकता है इसमें भी कुछ खामियां हों। ठीक है। कल अगर किसी और ने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वी विल बी एबल टू डिस्कार्ड दैट एज वेल। ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस एंड डिस्कार्डिंग साइंस में ये गेम चलता ही रहेगा। ठीक है। ये गेम कंटिन्यूसली साइंस में चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चेंजिंग द रूल्स, एग्जाम्पल मास एंड एनर्जी। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे वी यूज्ड टू थिंक दैट मास एंड एनर्जी डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। हमने पहले फिजिक्स में हमने यही समझा कि मास और एनर्जी जो है डिफरेंट थिंग्स हैं, बट आइंस्टाइन प्रूव दैट बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। अगर आप देखोगे E इज इक्वल टू mc², दिस वाज प्रपोज बाय आइंस्टाइन। ठीक है। मतलब ये m क्या है? मास, एंड दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनीथिंग विच हैज़ मास विल हैव दिस इक्वेशन। ठीक है। मास एंड एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब कैसा है कि आप मास को एनर्जी में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो दैट इज बेसिकली E इज इक्वल टू mc²। ठीक है। तो यहाँ पे एक, सो दिस इज बेसिकली एनर्जी और ये हो गया आपका मास, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। सो एग्जाम्पल इंक्रीजिंग मास, न्यूटन थॉट दैट मास विल नॉट चेंज विथ स्पीड। न्यूटन ने यही समझा कि मास का स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है, मास इज अ सेपरेट एस्पेक्ट एंड स्पीड इज अ सेपरेट एस्पेक्ट। ठीक है। लेकिन यही चीज देखो आइंस्टाइन ने चेंज कर दी। ठीक है। न्यूटन थॉट दैट मास विल नॉट चेंज विद स्पीड, तो सबने यही सोचा, ठीक है, कि मास आपका स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। बट आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी सेज दैट व्हेन स्पीड इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसी बॉडी की स्पीड जब वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्वायर कर ले, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। ठीक है। अभी देखो, जैसे समझो आपका बॉडी का मास है m, ठीक है, बॉडी का मास है m। अगर समझ लो बॉडी का वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज हाउ मच? 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बॉडी के स्पीड को हमने थोड़ा और इंक्रीज किया, लेट्स से इट इंक्रीज टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ज़्यादा इंक्रीज किया, लेट्स से इट रेज टू 10⁻�6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इतनी है, इज इट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट? देखो इसको ऐसे समझो। ठीक है। अगर समझो इसको, लेट्स से अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10⁻² मीटर पर सेकेंड, इज दिस कंपेरेबल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड? बहुत लेस है इससे, बहुत लेस है ना भाई। किसी का अगर वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये भी बहुत लेस होगा किससे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब किसी चीज़ का वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाए तो हम बोल सकते हैं
इट इज समथिंग कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है? सो द आंसर इज यस। ठीक है, आपके मूविंग ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है। कैसे? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली रेस्ट मास। ठीक है, सो आपका दिस इज बेसिकली मास विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलो? 1 अपॉन ये हो गया आपका रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी देखो इस चीज़ को समझो, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है। ये हो गया क्या? दिस इज बेसिकली मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? रेस्ट मास। ये हो जाएगा रेस्ट मास। ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस विल बी हाउ मच? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज रेस्ट मास एंड दिस इज मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ओके, तो आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी सेज that when speed is comparable to velocity of light, mass of an object will increase। ठीक है, अगर किसी चीज का जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेट, देखो अभी इस इक्वेशन को समझो, दिस इज इक्वल टू मास इन अपॉन क्या है? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, समझ लो कोई बॉडी मूव कर रही है 10⁻² मीटर पर सेकेंड से, कोई बॉडी मूव कर रही है 10⁻² मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? ठीक है, दिस विल बी हाउ मच? 1 माइनस यहाँ पे हो गया 10⁻² अपॉन 10⁸। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना भाई, 3 × 10⁸ है। लेट्स से इस बॉडी का हम ले लेते हैं 3 × 10⁻²। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 10⁻² है, ये कितना हो जाएगा? -6। तो 1 माइनस 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट अपॉन m0। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? m0 अपॉन 1 माइनस 10⁻⁻12 है ना भाई, ये हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच? m0 अपॉन 1 माइनस 0.000000, ऐसा 12 बार आप 0 लिखेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे। भाई आप बताइए इसको अगर मैं माइनस करूं कितना आएगा? दिस विल बी हाउ मच? 0.9999 आ जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, है ना? ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी चीज़ का स्पीड आपके स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे समझो अगर आपका कोई समझ लो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ मूविंग एट 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसका मूविंग मास कितना हो जाएगा? रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रेस्ट मास। ठीक है, दिस कॉल्ड द रेस्ट मास। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब समझो कितना हो गया? ये 3 × 10⁷, और ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो गया ये? दिस विल बी m अपॉन 1 माइनस 10⁻⁻1 का स्क्वायर। सो दैट विल बी m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका m0 अपॉन ये कितना हो गया? 1 माइनस 0.01, दैट विल बी m0 अपॉन ये हो गया अंडर रूट ऑफ 0.99। ठीक है, विच इज़ बेसिकली कैन नॉट बी इग्नोर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको मोशन में सीखेंगे। वी आर नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग राइट नाउ। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको फिजिक्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो यहाँ पे आप सब कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स कैसे हर चीज़ को डिकोड करता है नेचर में और कैसे हमारे लिए यूजफुल है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो इक्वेशन मैंने आपको समझाया है ये कॉम्प्लिकेटेड अभी लग सकता है, लेकिन जब आप मोशन पढ़ेंगे देन यू विल गेट अक्वेंटेड विद इट। सो व्हाट डज इट स्टेट कि आपका जो मास है ये आपका मूविंग मास, किसी बॉडी का जो मास है इसको हम बोलते हैं मूविंग मास। ठीक है, और ये मूविंग मास किसके बराबर होता है? ये हो गया रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया इसका रेस्ट मास व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ये v हो गया इसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दिस इज बेसिकली व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
और ये c क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन ने क्या सोचा था कि भाई आपका कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके मास में कोई असर नहीं पड़ेगा, जनरली नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी मास कम हो जाएगी, ठीक है। दैट वाज प्रूव्ड बाय आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सो एज पर न्यूटन द मास इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ स्पीड। और न्यूटन भाई साहब एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, ठीक है, इन फिजिक्स, ठीक है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन आइंस्टाइन प्रूव दैट नो, मास विल चेंज, ठीक है, विथ स्पीड। आर वी क्लियर, ठीक है, चलिए। सो देखो ये हो गया आपका क्या, दिस इज बेसिकली योर मूविंग मास। दिस मूविंग मास विल बी इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड सी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चेंजिंग द रूल्स, एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक थियरी है, देखो एरिस्टोटल एंड डाल्टन थॉट एन एटम इज इनडिविजिबल, but later it was proved that not only atom but also atomic particles can be divisible, ठीक है। तो जैसे डाल्टन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, डाल्टन ने बोला भाई साहब एटम कुछ नहीं होता, एक बॉल होता है, ठीक है। फिर थॉमसन आए, थॉमसन ने बोला नहीं, एटम में ना ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जो ऐसे नेगेटिवली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने क्या बोला, एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। जस्ट वन मोमेंट पीपल। प्रोपोजडली अ थियरी फॉर टुडे विल नॉट बी अ थियरी फॉर टुमारो, ठीक है। हो सकता है वो खारिज हो जाए, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। आर बी क्लियर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिसअप्रूव हुई हैं, ठीक है, विद रिपीटेड साइंटिफिक डिस्कवरीज दे हैव बीन डिसअप्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी क्वेश्चंस? नो, चलिए। तो आपका देखो यहाँ पे डेमोक्रिटस है in 460 BC and Dalton in 1803. They thought that basically atom is a ball like this, no charges, nothing, indivisible particle. Atom is the smallest particle of an element, indivisible, it's like a ball, ठीक है। थॉमसन ने क्या बोला कि भाई साहब, थॉमसन ने बोला कि ये एक ऐसा बॉल है जैसे वाटरमेलन मॉडल हम देखते हैं। वाटरमेलन क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ रेड कलर्ड और इसमें ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है, इसमें ब्लैक सीड्स होते हैं। सो थॉमसन ने ये वाला मॉडल दे दिया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेसिफिकली ऑर्बिटिंग अराउंड इट, ठीक है। देन वी हैव बोर, नील्स बोर ने बोला कि भाई साहब ये ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, ये ऐसे वेव्स में घूम रहे हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनली आपका वेव मॉडल आ गया, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट एक्चुअली हैपेंड, ओके। सो एक्सीलरेटेड, अभी देखो रेडियो एक्टिविटी देखते हैं हम। जैसे कोई एक्सीलरेटेड न्यूट्रॉन है, वो अगर किसी चीज़ को स्ट्राइक करता है तो उसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं। ये एक्सीलरेटेड न्यूट्रॉन है और ये यूरेनियम है। जैसे इसमें न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो यूरेनियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली, इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो हमने देखा कि भाई साहब फिजिक्स जो है वो बहुत क्लोजली किसके को रिलेटेड है, नेचर के। और नेचर को अगर हम ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी विल बी एबल टू डिकोड फिजिक्स करेक्टली। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम्स इजी इफ वी हैव द फ्रीडम टू यूज मैथमेटिक्स। तो हमारा जो है मैथमेटिक्स अगर हम ठीक से यूज कर, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। और आपका देखो चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, ठीक है, यू विल हैव अ चैप्टर फर्स्ट इन फिजिक्स। पहले तो आपका फिजिकल वर्ल्ड होगा कि मतलब फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स है क्या, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप 10th में क्या पढ़ते आ रहे थे, साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, ठीक है। तो ये फिजिक्स जब अभी आप सेग्रीगेटेड पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इट इज कंप्लीट सेग्रीगेशन। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि फिजिक्स है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिजिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग नेचर। वंस यू अंडरस्टैंड नेचर एंड decode its laws, what you can do is you can phrase those laws and apply those laws in other things,
ठीक है। ओके, सो मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स का लैंग्वेज है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम्स ईजी इफ वी हैव द फ्रीडम टू यूज मैथमेटिक्स। तो आपका एक चैप्टर आएगा मैथमेटिकल मेथड्स। आप फिजिक्स में जो मैथमेटिकल मेथड्स लगाएंगे, ठीक है, उसको सीखेंगे। यू विल बेसिकली लर्न दीज मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर, क्योंकि आप चाहे बायो लेकर फिजिक्स पढ़ें और चाहे आप मैथ्स लेकर फिजिक्स पढ़ें, आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक 11th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बायो लेकर फिजिक्स पढ़े, लेट्स से यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीबी एंड लेट्स से यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन, और मे बी पीसीएम भी तो एडवांटेज, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, वो है आपका क्या है, डिफ्रेंसिएशन। अभी आप पढ़ेंगे कैसे इसको, जनरल फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो तो डिफ्रेंसिएशन पढ़ ही लेंगे अपने चैप्टर में, लेकिन आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ अनदर थ्योरम कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ऑल दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी वाइडली यूज्ड, ठीक है। तो इतना तो आपको एज अ बायो स्टूडेंट भी आना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो आप पढ़ेंगे कैसे इनको, क्या फिर से आपको मैथ्स लेना पड़ेगा? नहीं, ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक मैथ्स, लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। जो लोग मैथ्स लेकर प्रैक्टिस करते हैं उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो लोग मैथ्स नहीं लेते हैं उनको ये दे विल हैव टू बेसिकली मेमोराइज दिस, ठीक है। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, इनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके डेरिवेशंस में लगते हैं। और उन डेरिवेशंस को देखो, फिजिक्स में अभी तक ना जो भी आपने, जैसे आप देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, ठीक है, आया कहाँ से ये? नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी डेरिवेशंस, ठीक है। आया कहाँ से ये? जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, ये भाई साहब कहाँ से आ गया? आपको मालूम है ये ओम्स लॉ है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। R इज इक्वल टू, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कहाँ से आया भाई साहब? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? सो फिजिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्या? डेरिवेशंस, ठीक है। डेरिवेशंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको डिराइव करना पड़ेगा, इक्वेशंस आपने डिराइव किए तो उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। डेरिवेशंस आपको सीखना ही पड़ेगा, और इन डेरिवेशंस में आपके मैथमेटिकल मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसीलिए आपको लगभग औसताना आइडिया होना चाहिए इन सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है। सो बहुत डिफिकल्ट नहीं है और घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे 11th स्टैंडर्ड क्रॉस करेंगे, 12th में जाएंगे, आप देखेंगे दिस विल बी ईजी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पहले अरे यार तो ये तो सीखा ही नहीं, और सीखेंगे भी नहीं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इनिशियल हिकअप्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उससे अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज डेरिवेशन आपका जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है, बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Physics and mathematics. So let's say to say that gravitational force between two masses is proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance. It is more difficult than to write. तो आपने पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में, देखो 9th में याद है आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अगर समझ लो ये कोई बॉडी है विच हैज़ गॉट मास m1, ये कोई बॉडी है विच हैज़ गॉट मास m2, and they are separated by a distance r, which is basically the distance between their centers. We can say that the force of gravitation which exists between them will be equal to G m1 m2 upon r का square. This is universal gravitational constant. This is universal gravitational constant. This is universal gravitational constant, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ m1, ये हो गया मास ऑफ m2, एंड दिस इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। ओके, तो अभी अगर आप देखो, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? f दैट एग्जिस्ट, ये हो गया आपका d, ठीक है, m1 m2, तो d इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो व्हाट डू वी राइट? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, g m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, g विल बी बेसिकली व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस विल बी व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये आप पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और अभी आपका एक और चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन फिजिक्स में, तब भी आप पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट इन अ हायर स्टैंडर्ड। मतलब आप बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे ये डिराइव हुआ, कैसे आया ये फॉर्मूला, सो ये सब पढ़ेंगे आप। दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड सिलेबस, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है, ओके। So जैसे physics and mathematics, without the knowledge of mathematics, it would be much more difficult to discover, understand and explain the laws of nature. तो आपको जनरल मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। जनरल मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की नहीं, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की भी, ठीक है। तो घबराइए मत, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप बायोलॉजी लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स आपको नहीं लिखना पड़ेगा। जनरल थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम का। मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस विल बी कवर्ड अंडर दैट ओनली, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इट विल बी अ स्मूथ केक वॉक, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस टू प्रूव हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैलकुलस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, समझ लो एक बहुत बड़ा तार है, उसके ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली में क्या है, छोटा सेगमेंट लेना, ये होगा आपका dx, और इन छोटे सेगमेंट्स को ऐड करना, ये होगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इन छोटे सेगमेंट्स को ऐड करना, ये होगा आपका इंटीग्रेशन। Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense. So we know that this is Stephen Hawking. We lost him a couple of years back, and he was one of the greatest physicists who was alive. This person was basically suffering from one of the most complicated diseases, that is cerebral palsy. ठीक है, cerebral palsy had rendered him permanently handicapped. ठीक है, he was permanently handicapped and on a wheelchair. ठीक है, but the laws that he proposed basically outturned him. मतलब ये आपके व्हील चेयर में थे, बट उन्होंने जब वो कॉन्फ्रेंसेस लेते थे तो बहुत दूर दूर से साइंटिस्ट उनको सुनने आते थे, ठीक है। सो ही वॉज ट्राइंग टू बेसिकली प्रपोज द थियरी ऑफ एवरीथिंग। थियरी ऑफ एवरीथिंग मतलब एक ऐसा लॉ जान लो जिसको अगर आपने जान लिया तो सब जान लिया, ठीक है। सो काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। एंड so what he says was, look up at the stars and not down at your feet. Try to make some sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious, ठीक है। आपका जो क्यूरियोसिटी है, आप देखोगे छोटे बच्चों में कितनी क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा स्टार्स क्या है, ठीक है, मून क्या है, ठीक है, दे विल क्वेश्चन थिंग्स लाइक दैम। तो कितनी सारी उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, फिर हमारी क्यूरियोसिटी मरती जाती है ना। वी आर नॉट क्यूरियस अबाउट थिंग्स, सो समहाउ द क्यूरियोसिटी डाइज, ठीक है। सो बी क्यूरियस एंड देन यू विल गेट आंसर्स। जब आप क्यूरियस होते हैं तो आपको आंसर्स सीख करने के लिए अंदर एक पोटेंशियल जागृत होती है, एंड देन यू बेसिकली गेट अलाइन टू साइंस। फिर आप साइंस के अलाइन होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control the phenomena, ठीक है। तो आपने जो नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को गेन करने के बाद, अच्छा अभी ये करेंगे तो ये होगा, प्रेडिक्ट, मॉडिफाई, ठीक है, चीज़ों को मॉडिफाई करना, अच्छा हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड कंट्रोल द फिनोमिना, ठीक है, कंट्रोल द फिनोमिना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। क्लीन सिंपल प्लेन वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड इट्स लॉस। डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज एंड रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स। इसी को हम बोलेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं और इन्हीं इवेंट्स को समझना, जानना, दिस इज फिजिक्स। साइंस फिजिक्स इज वेरी डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। फिजिक्स इज वेरी डायनेमिक, ठीक है।
ever dynamic, if there exists theory is unable to explain any new observations, then it causes a change in science. तो अगर हमने अचानक में कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर साइंटिस्ट लोग सोचना चालू कर देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, देन इट कॉजेज अ चेंज इन साइंस, then will cause a change in science. The description of nature becomes easy if we have the freedom to use mathematics. अगर हमारा mathematics is the language of physics, ठीक है. तो mathematics हमको मतलब हम ज़्यादा करके जितने भी equations बना रहे हैं उसमें mathematics का बहुत correlation होगा किसके साथ, physics के साथ, ठीक है. So in everyday life we use physics at every step. So let us see the activity below which describes concept of bending of light like refraction, dispersion, etc. ठीक है. तो let's say the refraction of light, refraction कब होता है, देखो समझ लो कोई solid medium है, ठीक है, अभी ये ऐसे आया, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसे चला गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज नोन एज रिफ्रैक्शन. ये आपका इंसिडेंट लाइट है, ये आपका एंगल आई बना रहा है और लेट्स से ये एंगल आर बना रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट. द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है. सो समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है. ओके, सो रूल 1, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स from a rarer medium to a denser medium, when a light ray travels from a rarer medium to a denser medium, the light ray bends towards the normal. तो ये आपका किस तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. रूल 2, when a light ray travels from a denser medium to a rarer medium, the light ray bends away from the normal. तो अगर rarer से denser में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और denser से rarer में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे बेंड होगा. It will basically bend away from the normal, ठीक है. विजिबल लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स. अगर आपने देखो लाइट को फेंका किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, तो ये स्प्लिट अप हो जाएगा कलर्स में, ठीक है. विबग्योर हम बोलते हैं ना, ठीक है. दिस इज बेसिकली व्हाट विबग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज बेसिकली विबग्योर, ठीक है. विजिबल लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स. ईच कलर बेंड्स बाय अ डिफरेंट अमाउंट व्हेन रिफ्रैक्टेड बाय ग्लास. तो हर एक कलर का एक डिफरेंट अमाउंट का बेंडिंग होगा. That's why visible light is split or dispersed into different colors when it passes through a lens or a prism. So when it will pass through a lens or a prism, it will get dispersed. तो एक ही चीज का देखिए दूसरा फिनोमिना हम देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है. And it passes through a lens. Shorter wavelengths like purple and blue light bend the most. Longer wavelengths like red and orange light bend the least, ठीक है. तो अलग अलग बेंडिंग प्रोड्यूस होती है, अलग अलग बेंडिंग प्रोड्यूस होती है. तो रेड का देखिए लीस्ट बेंडिंग होती है और वायलेट और ब्लू वगैरह का सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है. इसीलिए अगर आप देखोगे आपको आसमान नीला नज़र आता है. आसमान बोल के कुछ है नहीं, बट यहाँ पे सन के जो रेज आ रहे हैं इसकी सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है, जिसकी वजह से आपका आसमान नीला नज़र आ रहा है. लेकिन जब आपका सनराइज या सनसेट हो रहा है तो आपका जो लीस्ट बेंडिंग होता है वो आपको दिखता है. जैसे रेड और ऑरेंज, आसमान का कलर क्या हो जाता है, रेड या ऑरेंज हो जाता है. वाई? बिकॉज लीस्ट बेंडिंग इज हैपनिंग हियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. और यहाँ पे इन कलर्स का लीस्ट बेंडिंग होता है. दैट्स द रीजन ड्यूरिंग सनराइज और ड्यूरिंग सनसेट यू विल फाइंड दैट द कलर ऑफ द एंटायर स्काई हैज़ चेंज्ड टू ऑरेंज, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका रेड एंड ऑरेंज कलर. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. यहाँ पे देखो ये वायलेट कलर है जब आपका नॉर्मल रहता है, ठीक है. क्लियर, ओके. ओके, वी आर डन विथ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. एक ऐसा चैप्टर जो आपको फिजिक्स के बारे में नॉलेज दे रहा है, ठीक है. So since now there is a complete segregation after you complete your 10th standard, there is a complete segregation into physics, chemistry and maths. So you come to know कि what is physics, what is chemistry, what is biology. maths के बारे में तो आपको पहले से understanding है. So basically in each one of them you will have an introductory chapter. For example, we have the living world in biology as an introductory chapter. In chemistry also some basic concepts of chemistry, वो आपका एक introductory chapter है. इसी तरह से फिजिक्स में भी फिजिकल वर्ल्ड आपका एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है. ओके, नाउ वी विल गेट इनटू फिजिक्स, प्रॉपर फिजिक्स, ठीक है. तो पे अटेंशन पीपल बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट हियर. और अगर आपने तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज वेक्टर्स, ठीक है. वेक्टर्स, एनी आइडिया पीपल व्हाट इज वेक्टर्स? बताइए वेक्टर्स क्या होता है. चलिए अभी आपका फिजिक्स
प्रॉपर चालू होता है, ठीक है. नाउ इट इज बेसिकली स्टार्टिंग. एनी आइडिया व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बहुत बढ़िया, ठीक है. तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा? विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस? मतलब जैसे समझो, अगर मैंने कोई ऐसा, जैसे समझ लो ये कोई जा रहा है 10 मीटर इधर गया, ठीक है. सो आई एम सेइंग दैट दिस पर्सन इज बेसिकली वॉकिंग 10 मीटर टूवर्ड्स, ये आपका क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, तो 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. कैन आई से दिस? तो व्हेन आई से a person has walked 10 meter, I am just relating to scalar. When I say the person has walked 10 meter towards northeast, तो हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर. क्लियर. तो whenever we have magnitude, देखो ये वाला पार्ट जो है आपका मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट जो है आपका डायरेक्शन है. तो 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. ये वाला आपका पूरा वेक्टर क्वांटिटी है. ये वाला आपका मैग्नीट्यूड और ये वाला हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है. 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. सो लेट्स लुक एट दिस. तो जैसे समझिए यहाँ पे, लेट अस लर्न अबाउट, ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट वेक्टर्स. डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, एंड व्हाट आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सो वी आर गोइंग टू लर्न what is vectors, that is definition, what is the definition of vectors, representation, and what are the types of vectors. ठीक है. Okay, let's look at this. Okay, vectors are what? To start with the topic, let us revise some terms. थोड़ा बहुत हमने वेक्टर को जानने की कोशिश की है in the lower standards, right? Okay. So what is weight basically? Length, ठीक है, length, height, ठीक है, temperature, pressure. These are what? Physical quantities, ठीक है. जैसे लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है. वेट क्या होता है? वेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट. प्रेशर होता है. सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ लेट्स लुक एट देयर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. डू यू नो व्हाट दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? दीज आर नोन एज, यस एग्जैक्टली, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है. लेंथ, जितनी भी आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ मैटर, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ मैटर पीपल, ठीक है, all measurable quantities of matter, all measurable quantities of matter, ठीक है, all measurable quantities of matter are known as vectors, ठीक है. all measurable quantities of matter are known as vectors. इनको हम बोलेंगे vectors, ठीक है. और सॉरी, physical quantities, I am so sorry, ठीक है. they will be known as, all measurable quantities of matter are known as physical quantities, ठीक है. all measurable quantities क्या क्या हो जाएंगी? बोलो. physical quantities, length एक physical quantity है कि नहीं? मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है. मास मेजर कर सकते हैं, ये भी एक physical quantity हो गई. वेट मेजर कर सकते हैं भाई साहब, ये भी एक physical quantity हो गई. और क्या? टाइम मेजर कर सकते हैं. वेरी गुड, टाइम इज अ physical quantity. what else? टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. कल हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज लर्न की थी, याद है? क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट एल्स? लुमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. 1 2 3 4 5 6 7. लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर. वेरी गुड, ठीक है. लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में. मास को केजी, दीज आर एसआई यूनिट्स, ठीक है. टेम्परेचर को नहीं, टेम्परेचर को सेंटी के मतलब केल्विन. वेरी गुड, ठीक है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन के, दैट इज केल्विन, ठीक है. और अच्छा टाइम था ये, ओ टाइम, चलिए सेकंड्स है. और टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर रहे हैं? केल्विन में. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोल. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल. ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप हार्डली यूज करते हैं, दैट इज कैंडेला. और इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर्स, ठीक है. सो दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है. ओके, so these are some physical quantities. let's look at this. so what is a physical quantity? a quantity that can be measured. जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. मेजरेबल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऑल दीज कैन बी मेजर्ड, ठीक है.
फंडामेंटल आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो सेम ही रहेंगी, बट लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी बताइए, जिसको आप मेजर ना कर सकें? जैसे, अरे आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं? अभी आप सोच रहे हैं, आप जो सपने देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं? नहीं ना, ठीक है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। सो दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, स्टार्स, नहीं, स्टार्स को आप मेजर कर सकते हैं। हाँ, आप वहाँ पे, हाँ, यूनिवर्स ऑल्सो कैन बी मेजर्ड, डायमीटर ऑफ अ यूनिवर्स कुड बी मेजर्ड, क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। आप स्केल लेके मेजर नहीं कर सकते। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम स्केल से मेजर करें। आप समझ लीजिए कैमरा से किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर मैं बोल दूं कैमरा का इतना मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, मतलब समझ लो अगर मैं बोल रहा हूं कि 35 टाइम्स कैमरा मैग्नीफाई कर रहा है, तो क्या आप एक चीज़ को कैमरे से देखकर बता सकते हैं उसका साइज़ क्या होगा? समझ लो कैमरे से उसका साइज़ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका लेट्स से 10 सेंटीमीटर। कैमरे से उसका साइज़ जो आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है, और कैमरे का मैग्नीफिकेशन कितना है? 35 टाइम्स। तो उसका एक्चुअल साइज़ कितना होगा? 350 सेंटीमीटर उसका एक्चुअल साइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं वहां पे स्केल लेकर गया इसको मेजर करने के लिए? नहीं, ठीक है। क्या मैं वहां पे स्केल लेकर गया? नहीं। तो आप यहाँ पे बैठे बिठाए उसका साइज बता सकते हैं। तो यूनिवर्स को आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते डेफिनेटली, कोई इंच टेप से आप मेजर नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, बट विथ यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड ऑल यू कैन मेजर थिंग्स, ठीक है। You can say what is the size of Jupiter, you can say what is the size of Saturn by these procrastinations. So measurable quantities हैं ये भी, ठीक है। These are measurable quantities, ठीक है, okay. So a quantity which cannot actually be measured is known as a non-physical quantity. आपके दिमाग में क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे जरूर हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और घूम रहा है। क्या उसको मेजर कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, ठीक है। सो दीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। एफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, पेन एक्सेट्रा, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कितना किसी के लिए आपका एफेक्शन है, लव है, कितने किसी के लिए गुस्सा है, ठीक है। आप बोल सकते हैं अभी मेरे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड का गुस्सा आ रहा है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का गुस्सा आ रहा है, यू कैन नॉट, राइट। देयर इज नो मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। हाउ हंग्री यू आर, बहुत जोर की भूख लगी, इतना ही बोलते हैं हम, कितने जोर की लगी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर जोर की लगी है, 5 सेंटीमीटर जोर की लगी है, आप इसको कोई अमाउंट दे सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। पेन, अरे बहुत दर्द हो रहा है, किसी इंसान को देखो कुछ हुआ नहीं है, छोटा सा मतलब थोड़ा सा पेन आ रहा, बहुत चिल्लम चिल्ली करेंगे, और किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है फिर भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है, लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, ठीक है। सो पेन का भी जो फैक्टर है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने इसको कुछ बोल दिया, ये रोने लगा, ओ माई गॉड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, तो मतलब, और इनको कुछ बोला, कुछ भी नहीं हुआ सर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका फिजिकल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। पेन को भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, पेन को भी हम मेजर नहीं कर सकते। सो ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव, ठीक है। सो दीज आर व्हाट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो इनकी स्टडी हम फिजिक्स में नहीं करते, वी डू नॉट स्टडी देम इन फिजिक्स, ठीक है, क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो आपका देखो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। समझो अभी इस चीज़ को, जैसे मैं बोल रहा हूँ लेंथ को आप किसने में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है, ओके। अभी समझो मैं अगर बोल रहा हूँ ये एक कैन है, बीकर है, और इसमें 200 और लेट्स से 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है, मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ये एक कैन है, ये वॉल्यूम हो गया ना, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है। तो 20 मीटर क्यूबिक ऑफ वाटर है, तो आप अगर देखोगे लेंथ आपका क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा मीटर, और वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? आपने मीटर को थ्राइस कर दिया है, मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो कहाँ से आ रहा है? लेंथ से आ रहा है, ठीक है। लेंथ को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब तो जाकर आपको वॉल्यूम मिलेगा, मीटर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर क्यूब मिलेगा। सो दिस विल बिकम योर डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी लेट्स से लेंथ,
विच इज मेजर्ड इन मीटर, इट बिकम्स दिस। अभी और समझ लो, जैसे अगर मैं बोलूं आपका मास का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूबिक। अगर मैं डेंसिटी देखूं, डेंसिटी क्या होता है, जैसे वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 kg पर मीटर क्यूबिक, 1 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, kg आ रहा है कहां से, मास से, और मीटर क्यूबिक आ रहा है कहां से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड यूनिट, kg क्या है, फिर मतलब आपका फंडामेंटल यूनिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब भी आपका एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे आप देखोगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को हम डिराइव्ड यूनिट क्यों बोल रहे हैं, इसको समझिए। जैसे आपका है 20 मीटर क्यूबिक है, ठीक है, तो 20 मीटर क्यूबिक है, इसका मतलब ऐसा रहेगा 2 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2 मीटर, ऐसा रहेगा। तो मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी और तीसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। ये भी आपका हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अगर 2 से ज़्यादा यूनिट्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, वन इज फंडामेंटल एंड द अदर वन इज डिराइव्ड, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज कल हमने पढ़े थे, क्या क्या है बोलो, लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, मास, वेरी गुड, मास विच इज मेजर्ड इन kg। व्हाट एल्स डू वी हैव पीपल, मैंने आपको बोला था देखो कल केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कि ये चीज़ें फिजिक्स में भी आएंगी, ठीक है। पर टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लें हम, सेकेंड्स, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, जिसको हम s सिंबल देते हैं, इसका तो kg रहेगा, इसका m, ओके। देन वी हैव टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, इसको हम डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, सिर्फ केल्विन लिखेंगे। व्हाट एल्स पीपल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोल्स, इसको हम मोल्स में ही लिखेंगे। और बोलो भाई साहब, करंट ले लो भाई साहब, लुमिनस इंटेंसिटी इतना फालतू चीज़ है, ठीक है, कभी पढ़ोगे ही नहीं तुम 2 सालों में, यू विल हार्डली कम टू नो अबाउट लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। करंट ले लेते हैं हम, ठीक है, करंट, इसको हम किस में मेजर करते हैं बोलो, एम्पियर्स में, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं किस में, कैंडेला में। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। अभी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या क्या निकलेगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम एक भाई साहब क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूबिक, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी विल बी अ डिराइव्ड यूनिट, वैसे kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है, डेंसिटी हो गई। और क्या बोल सकते हो, ये सारे आपके डिराइव्ड यूनिट्स होने लगेंगे। एरिया, एरिया ले लो भाई साहब, एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर, दिस विल बी बेसिकली अ डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरह के वॉल्यूम मीटर क्यूबिक में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, वॉट एवर, इट विल बी अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। मतलब पहले ये आया है, उससे डिराइव होकर ये बना है, ठीक है। ये एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हुए हैं, पहले ये आया था, उससे डिराइव होकर ये बना है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? अरे यार ये क्या हो गया, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, स्केलर्स और वेक्टर्स। दूसरा तरीके का क्या है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका क्या होगा, बोलो बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, ओनली, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू दिस, स्केलर, स्केलर में आपका क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर में अगर मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोला, अगर मैं बोलता हूं आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, आप 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे हैं, ऑल दीज विल बी स्केलर्स। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर्स में। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, आपने 10 मीटर साउथ की तरफ ट्रैवल किया, या नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, या साउथ ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, सो दिस विल बी अ वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब आपका, जैसे स्पीड यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है,
5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को कैसे बोलेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे ही आप मैग्नीट्यूड के साथ भाई साहब डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मास कितना है? 80 है। चलिए, इनका मास कितना है? 80 kg। बट विल दैट बी हिज वेट? नो। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेट? वेट विल बी, जैसे लेट्स से अगर हमने ग्रेविटेशन को मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 800 न्यूटन। सो हिज वेट विल बी हाउ मच? 800 न्यूटन। अब इसको हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, आपका वेट ऊपर की तरफ नहीं है, आपका वेट किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, मास का कोई नहीं, अगेंस्ट नहीं, विद ग्रेविटी है। आपका वेट विद ग्रेविटी है। आप समझ लो किसी पार्क में गए, स्लाइडिंग पे चढ़े आप, तो आप कैसे आओगे? नीचे आओगे ना। क्यों? ऊपर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि भाई साहब आपका वेट जो है वो आपको नीचे खींच रहा है। वेट इज बेसिकली द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। ठीक है, मास जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। आप यहां पे रहो, मून पे रहो, किसी प्लैनेट पे रहो, स्पेस पे रहो, कहीं भी रहो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन योर बॉडी इज डायरेक्शनलेस। इट हैज गॉट नो डायरेक्शन, सो इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज 80 kg। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपके स्केलर्स हो गए, वेक्टर्स हो गए। स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर्स विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का पहला हमने क्या सब डिवीजन देखा? फिजिकल क्वांटिटी का एक हो गया क्या? नहीं, इसके पहले क्या देखा हमने? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और एक हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा सब डिवीजन हमने क्या देखा? स्केलर एंड वेक्टर। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, चलिए, टू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, first let us understand about the terms magnitude and direction of a physical quantity. So first get a hang of what is basically magnitude and direction in a physical quantity. So let's get a hang of it. ठीक है, so magnitude basically होता क्या है people? What is magnitude? Countable और measurable. ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकें या जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम बोलेंगे magnitude. Anything which can be, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 5 मीटर चला, कितना चला मैं? 5 मीटर। क्या इसको मैं काउंट कर पा रहा हूं? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। काउंटेबल एंड मेजरेबल। मेरी स्पीड अभी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेट्स आई एम वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, आई कैन काउंट इट, राइट? सो एनीथिंग विच इज काउंटेबल और मेजरेबल इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, सो अभी जैसे समझो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके भाई साहब 9 है। ठीक है, ओके, सो यू कैन काउंट दिस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर एंड स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, इसको हम एक नंबर, देखो मेजरेबल क्वांटिटी है मतलब उसका एक नंबर पार्ट होगा और इसका एक यूनिट पार्ट होगा। इसको हम जनरली n लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं u, n एंड u। n एंड u का कॉम्बिनेशन आपको मैग्नीट्यूड देगा। n is basically the number and u is basically the unit. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg and so on and so forth. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second and so on and so forth. तो हर एक मैग्नीट्यूड का दो पार्ट होगा, एक होगा आपका नंबर पार्ट और दूसरा होगा आपका यूनिट पार्ट। इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन मालूम है कैसे होता है? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर, अभी इसको आप कन्वर्ट करो किसमें? मीटर में। ठीक है, जैसे ही आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा? बोलो 1000 मीटर। तो देखो आपका यूनिट पार्ट चेंज हुआ क्या? यूनिट पार्ट चेंज हुआ ना भाई साहब? कहाँ था? किलोमीटर, अभी ये हो गया मीटर। तो जैसे ही आपका यूनिट पार्ट चेंज हुआ आपका नंबर पार्ट भी देखो चेंज हो गया, आपका नंबर पार्ट भी देखो चेंज हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर पार्ट एंड अ यूनिट पार्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपका नंबर पार्ट चेंज होगा साइमल्टेनियसली आपका यूनिट पार्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूं तो देखो आपका यूनिट पार्ट चेंज हो रहा है। जैसे आपका यूनिट पार्ट चेंज होगा आपका नंबर पार्ट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
तो एग्जाम्पल्स जैसे 10 kg 8 न्यूटन, हियर 10 इज अ नंबर एंड kg इज बेसिकली अ यूनिट। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे 10 kg, ठीक है, इफ वी आर सेइंग दैट दिस इज 10 kg, तो 10 एक नंबर हो गया एंड kg इज बेसिकली अ यूनिट। वैसे ही 8 न्यूटन, तो 8 एक नंबर हो गया और न्यूटन क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। 8 न्यूटन बोला अगर हमने, तो दिस विल बी अ नंबर पार्ट एंड दिस विल बी अ यूनिट पार्ट, ठीक है। दिस विल बी अ नंबर पार्ट एंड दिस इज साइमल्टेनियसली गोइंग टू बी अ यूनिट पार्ट, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट।